हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हो टैक्स विदाउट टीयर्स। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का एजेंडा है कि जीएसटीआर 9 कैसे भरनी है पोर्टल पे। खुद भरना सीखे जीएसटीआर 9। इससे पहले दोस्तों कि हम समझे जीएसटीआर 9 हमें कैसे भरनी है, आपको यदि मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बने बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। साथ ही आप वीडियो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जितने भी मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के क्यूआर कोड आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। आप इनको स्कैन करके उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगते हैं तो कमेंट करना ना भूलिए और साथ में उनको शेयर भी कीजिए। अब दोस्तों, मेजर कंसर्न क्या आता है कि मैम हमें जीएसटीआर 9 भरनी है, भरे कैसे, खुद से कैसे भरें भाई, हमें वो आप बता दीजिए। तो देखिए, जैसे आप जीएसटी पोर्टल पे गए, डैशबोर्ड में सर्विसेज में हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न में जाके एनुअल रिटर्न को सिलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करते ही फाइनेंशियल ईयर 23-24 को सिलेक्ट किया। 23-24 की लास्ट डेट कब है? 31 दिसंबर 2024। अब जब आपने अक्टूबर मंथ की 3B भी फाइल कर दी होगी, जितने आपको चेंजेस करने होंगे 23-24 फाइनेंशियल ईयर के, वो भी आई अज्यूम कि आपने सभी ने कर लिए होंगे, चाहे वो सेल्स को लेके हो, चाहे वो आपके परचेजेस को लेके हो। कोई आपका आईटीसी मिस आउट हो गया था तो वो आपने अभी तक क्लेम कर लिया होगा, कोई सेल्स मिस हो गई थी या डबल रिपोर्ट हो गई थी, अकॉर्डिंगली आपने अमेंड कर दी होगी अपने जीएसटीआर 1 या 1A। तो अब आपको सिंपल एनुअल रिटर्न्स में जाना है। यहाँ पे आपको फाइल एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 में जाना है। प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। अब अगर आपकी किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है थ्रू आउट द ईयर, तो पहली चीज तो आप नील फाइल कर सकते हो। बट अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 CR है, तो वैसे भी आपके लिए 9 और 9C कंप्लीटली ऑप्शनल हो जाती है, आपको भरने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब अगर आपकी टर्नओवर 2 CR क्रॉस कर जाती है तो आपको जीएसटीआर 9 भरनी है। अब ये टर्नओवर देखोगे कौन से साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। क्यों? क्योंकि हम उसकी जीएसटीआर 9 भर रहे हैं। अब सिमिलरली अगर मेरा टर्नओवर 5 CR से ज्यादा हो जाता है तो मुझे 9 के साथ साथ एक 9C भी फाइल करनी होती है। पहले इसको हम जीएसटी ऑडिट बोलते थे, अब ये क्या हो गया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज जीएसटीआर 9C हो गया। ठीक है, दोनों के केस में ही डेडलाइन जो है हमारे लिए 31 दिसंबर 2024 है। अब जैसे ही आपने ये फाइल कर दी, आप इसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो बहुत केयरफुली आपको ये दोनों ही 9 और 9C केयरफुली फाइल करनी है। दूसरी चीज, computation of ITC has been made based on GSTR 1, IFF, GSTR 5 filed by your corresponding suppliers up to 30th नवंबर 2024। यानी उन्होंने भी जो भी अपनी जीएसटीआर 1 वगैरह फाइल करनी थी, जो भी उनके अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंग आपके 2B में एक्शंस आने थे, उस बेसिस पे आपका आईटी से कंप्यूट किया गया है। एंड जीएसटीआर 1, IFF and 5 which is being filed after the updation date will be covered in the next updation, यानी नेक्स्ट ईयर के उसमें डेटा आपका रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें नहीं करने वाला है। अब इस साल में मेजर चेंजेस भी कुछ हुए हैं, कुछ टेबल्स में चेंजेस आए हैं, वो सारे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले एक बारी हम लोग जीएसटीआर 9 को ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर करना है, हम इस पे आ जाते हैं। अब क्योंकि मेरा डेटा इसका नील का नहीं है और अज्यूमिंग मेरी टर्नओवर 2 CR प्लस है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? भाई नो, नील करनी होगी तो मैं फाइल ही क्यों करूंगी, सीधी सिंपल बात है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मुझे नील फाइल नहीं करनी है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटर, जो अभी तक आपने डेटा आपने 1, 3B या आपके जो 2B से एक्यूमुलेट हो रहा था, कुल मिला के सारी समरी जीएसटीआर 9 की वो एज इट इज जो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फिगर्स फिल हो रखी हैं, ये सब आपको यहाँ से डाउनलोड करोगे जब जीएसटीआर 9 तो मिल जाएगी। अगर आपकी बुक्स और 3B 1 वगैरह में किसी में भी कोई मिसमैच था ही नहीं, एकदम परफेक्ट है सब कुछ, तो आप ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 9 में जो ऑटो फिल हो रखी फिगर्स उसके साथ भी आप प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कुछ रिपोर्ट नहीं किया, सही रिपोर्ट नहीं किया, गलत किया है, कुछ ओमिट हो गया है डेटा, तो उन सभी केसेस में आपको चेंजेस करने होंगे, मैनुअली आपको चेंजेस अपनी जीएसटीआर 9 में करने होंगे। अब पूरे साल की जीएसटीआर 1 या आईएफएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहां से कर सकते हो, 3B आपको डाउनलोड करनी है तो यहां कर सकते हो, और टेबल 8A के कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो यहां से आप कर सकते हो। टेबल 8A क्या कहता है, पूरे साल का जो 2B से आपका आईटीसी फ्लो कर रहा था, 2B से अभी टेबल 8A जनरेट हुआ है, इसको अभी हम आगे फर्दर अभी और समझेंगे इन डिटेल। स्टिल अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, देख सकते हो आप टेबल 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारे टेबल्स हमारे पास है, टेबल 19 तक हमारे टेबल्स हैं। पहली चीज दोस्तों, टेबल 18 आपके लिए ऑप्शनल टेबल है, आपको भरने की जरूरत नहीं है, तो मेहनत क्यों लगानी है।
दूसरी चीज, टेबल 16 जो है ये भी ऑप्शनल हो जाती है। इसके अंदर टेबल 16C जो आ जाता है, अगर आपने कुछ गुड्स ऐसे भेजे थे अप्रूवल पे जो आपके रिटर्न नहीं हुए तो आपको डेटा डालना है, अदरवाइज आपको बाकी दोनों में आपके कंप्लीटली ऑप्शनल है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, और अब टेबल नंबर 17, जैसे मैंने अभी बात करी थी आपसे इनवर्ड सप्लाईज की, इसी तरीके से आउटवर्ड सप्लाईज की एचएसएन डिटेल्स। अगर आपका टर्नओवर 5 सीआर तक है तो आपको केवल B2B ट्रांजैक्शंस का जो है एचएसएन कोड डालना है। उससे ज्यादा अगर टर्नओवर है तो चाहे B2B ट्रांजैक्शन हो या B2C हो, आपको कंप्लीट 6 डिजिट एचएसएन कोड के साथ फुल डिटेल आपको यहां डालनी होगी। अब आई अज्यूम, क्योंकि अब ये तो वैसे भी मैंडेटरी है कि अगर मेरी टर्नओवर 5 सीआर से ज्यादा है तो मुझे इनवॉइस पे भी प्रॉपर एचएसएन मेंटेन करना था। तो अकॉर्डिंगली मैंने अपने जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी टैली, बिजी, सैप एक्सेट्रा जो भी आप लोग यूज कर रहे हो उसमें भी आपने डेटा फीड इन किया होगा। अब उन सॉफ्टवेयर से भी आपको डायरेक्ट रिपोर्ट्स मिल जाती है, तो यहाँ पे आप इजिली उसको भर पाओगे। मूविंग फर्दर, टेबल 15 पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड्स, ये भी अभी आपके लिए ऑप्शनल है, भरना नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्यों अननेसेसरी अपना टाइम एनर्जी इस पे लगाना है। अब मेजर कंसर्न्स जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास यहाँ टेबल नंबर 4 से लेके अब जो है आपके टेबल नंबर 14 तक। टेबल 4 से 14 तक दोस्तों जो है ये मेजर कंसर्न्स आ जाते हैं। टेबल 4, 5, 9 और इसमें आप देखोगे ना 10 और 11, ये जो है ना ये आपके सेल्स के फिगर से डील करते हैं। कौन कौन से टेबल, दोबारा मैं बात कर लेती हूँ। टेबल 4, टेबल 5, टेबल 9, टेबल 10 एंड 11, ये आपके किन चीजों से डील कर रहे हैं, जो आपने टैक्सेस पे करने थे या जो आपकी सप्लाई से, सेल से रिलेट करते हैं। लेकिन जो टेबल आपका आ जाता है 6, 7, 8, 12 एंड 13, ये आपकी जो डील करते हैं, ये किससे डील करते हैं, ये आईटीसी से डील करते हैं। अब जो आपका जो भी टैक्स अमाउंट का वेरिएशन आ जाता है कि आपको कितना और पे करना है, एडिशनल आपने जो लायबिलिटी जो भी रिफ्लेक्ट करी होगी या अमेंडमेंट जो आपने दिखाई होगी जीएसटीआर 1 में, तो वो आपका टेबल 14 में। अब दोस्तों टेबल 4 में जब हम जाते हैं तो आप इसको पढ़िए। सबसे पहले तो हेडिंग हमें पढ़नी होती है, डिटेल ऑफ द एडवांसेस। पहली चीज, जीएसटी में अगर आपने सर्विसेज के रेस्पेक्ट में एडवांस लिया है तो आपके ऊपर जीएसटी लगेगा उस एडवांस अमाउंट पे, लेकिन गुड्स पे जीएसटी में अब फिलहाल कोई आपका जीएसटी नहीं लगता है, तो दैट मींस गुड्स के केस में एडवांसेस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। अब इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्सेस पेएबल। अब इनवर्ड सप्लाईज पे कब होगा, आरसीएम के सिचुएशन में। ठीक है, कोई आपको कंसर्न आता है तो यहाँ पे आप हेल्प सेगमेंट में आप जा सकते हो कि भाई कहाँ से डेटा फ्लो कर रहा है आपके जीएसटीआर 1 में से, या अगर मैं आरसीएम की बात करूं तो कैसे, कहां से, कौन कौन सा डेटा किस टेबल से फ्लो कर रहा है, आप कंप्लीटली इस हेल्प सेगमेंट से आप देख सकते हो। अब दोस्तों इसमें एक टेबल देखिएगा 4G1, ये हमारे लिए नया आया है। क्या आया है देखिए, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। जितने भी ये ओला, उबर एक्सेट्रा जितने भी थे, जिनके भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स थे, ठीक है, इन सभी के केस में जहां हमारे पास टेबल 14, 15 नए आए थे जीएसटीआर 1 में, उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है। अब अगर आपने टेबल 15 में कोई भी डेटा डाला था तो वो आपका टेबल 4G1 में रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको यहां दिखाना होगा। अब देखिए, जो आपने B2C सेल्स करी होंगी इधर आ गई होंगी आपकी, B2B सेल्स करेंगे तो आपके कॉलम बी में आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन और कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम। अगर आपने जीरो रेटेड सेल्स करी है, ठीक है, चाहे देखो जीरो रेटेड सप्लाई दैट इज एक्सपोर्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एक्सेप्ट दी सप्लाईज टू एसईजेड, तो वो आपके सी में आ जाएंगे, टेबल 4C में। सप्लाईज टू एसईजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस डी में आ जाएंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट ई में आ जाएंगे, एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, इनवॉइसेस इशू नहीं हुए लेकिन उन एडवांसेस पे जिस पे टैक्स पे किया है आपने, यूजुअली सर्विसेज के केस में होगा, तो वो आप यहां पे डालेंगे। इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस, अगर आप हेडिंग पे देखोगे तो यहाँ पे इनवर्ड पे भी जो हमने टैक्स पे किया है तो वो आरसीएम से रिलेट करता है और वो आपके यहाँ पे जी पॉइंट में कवर हो जाता है। अब जीवन जैसे मैंने आपको बताया, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के रेस्पेक्ट में, अगर आप जीएसटीआर 1 में टेबल 15 में डेटा फिल करते हो तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आपका डेटा ऑटोफिल होगा, या आपको अगर ऑटोफिल नहीं हो रखा है तो आपको डालना होगा अगर आपने ओमिट कर दिया अपनी जीएसटीआर 1 में।
फिर उसके बाद जो भी आपके क्रेडिट नोट्स की ट्रांजैक्शन है, डेबिट नोट की ट्रांजैक्शन है, कोई भी सप्लाईज आपने अमेंडमेंट्स के थ्रू बताई हैं, वो सब करके अल्टीमेटली आपकी सारी सप्लाईज की डिटेल जो होंगी वो आपकी यहाँ आ जाएंगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, इसमें केवल और केवल कौन सी फिगर्स आएंगी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ही फिगर आप डालेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपने कोई भी सेल्स की फिगर रिपोर्ट करी है, सप्लाईज की फिगर आपने रिपोर्ट करी है, अब इस फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल से लेके मे बी नवंबर तक आपने कुछ भी रिपोर्ट किया है, तो वो आपको कहां डालना है, टेबल नंबर 10 और 11 में वो आपके पास आ जाएगा। कैसे आएगा वो अभी मैं आपके साथ आपको दिखाने वाली हूं। गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों, अब टेबल नंबर 5 आता है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, जिस पे आपको टैक्स नहीं देना, वो सारी डिटेल्स आपकी टेबल नंबर 5 पे आ जाएंगी। अगेन यहाँ पे भी आपका हेल्प सेगमेंट है, आपको इजीली पता चल जाएगा कौन से टेबल से जीएसटीआर 1 में से कहां से डेटा आ रहा है, किस कॉलम में डेटा आ रहा है, वो कंप्लीट आप यहां से आप रेफरेंस में देख सकते हो। अब अगर आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज है, एक्सपोर्ट है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने एसईजेड को सप्लाई किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो भी यहाँ पे आ जाएगी आपकी डिटेल। फिर उसके बाद अगर सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है, जैसे जीटीए के केस में रजिस्ट्रेशन ले रखा है बट वो आपका सप्लाई जो कर रहा है वो आरसीएम में ही कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने तो टैक्स नहीं पे करना, आपके रिसिपिएंट ने अल्टीमेटली आरसीएम में टैक्स पे करना है, तो वो डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी आपकी। अब वही ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जैसे मैंने आपको वहां बताया था, टेबल 15 में अगर आप डेटा डालते हो तो वो आपके जीवन में चला जाता है टेबल 4 में। सिमिलरली यहाँ पे एक C1 का आ जाता है। देखिए अब इसको मैं हेल्प सेगमेंट से आपके साथ बता देती हूँ। अब ये देखिए 5 के अंदर C1 में देखिए सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अब जिन्होंने टेबल 14B भरा था, ठीक है, तो उस केस में आपका डेटा यहां आ जाएगा, यानी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज net of amendment made by the suppliers through e-commerce operators on which e-commerce operators they are liable to pay taxes under section 9 subsection 5, उन लोगों को अपनी डिटेल यहाँ पे जो ये नया टेबल आया है C1 इसमें डालना है। तो अभी तक दो बड़े चेंजेस जो हुए जीएसटीआर 9 में वो आया है टेबल G1 टेबल 4 में, ठीक है, और सिमिलरली ये C1 आया है टेबल 5 में। 4 में हमने कौन सा कहा, जिसपे हमें टैक्स पे करना था जिन सभी ट्रांजैक्शन पे, चाहे वो इनवर्ड ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो आउटवर्ड हो, चाहे वो एडवांसेस हो, सारे के सारे आपके टेबल 4 में आए हैं। और जो आपके एग्जेम्प्ट है, जिसपे आपको टैक्स नहीं पे करना है, चाहे वो आपके जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो, या आपका इस तरह से ईसीओ वाला कॉलम हो गया हो, या आपने ऐसी सप्लाईज करी जिसमें रिसिपिएंट को टैक्सेस पे करने हैं आरसीएम में, तो उनके साथ साथ जो इनके रेस्पेक्टिव क्रेडिट डेबिट नोट्स की डिटेल्स है वो सारी आपको टेबल नंबर 5 में देनी है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहां पे आ जाइए, हम पहले इसको सेल्स को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेबल 4 हो गई, टेबल 5 हो गई, अब इसके बाद आ जाता है टेबल नंबर 9। टेबल 9 में देखिए ये क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ टैक्सेस व्हिच आर बीइंग पेड एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें जो इस सेगमेंट का है ये आपका नॉन एडिटेबल है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। पेड थ्रू कैश, जो आपने कैश के थ्रू पे किया, जो आपने आईटीसी के थ्रू पे किया, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अगर आपको लगता है आपने कोई सेल ओमिट कर दी थी या आपने नहीं डाली थी और आप यहाँ डालना चाह रहे हो, तो वो आप इधर आप इजीली रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आप इधर इस कॉलम को टैक्स पेएबल को आप एडिट कर सकते हो, टैक्स पेड को नहीं कर सकते हो, टैक्स पेएबल को आप कर सकते हो, क्योंकि वहां आप बता सकते हो भाई हाँ इतना मेरा ज्यादा पे होना चाहिए था या कम होना चाहिए था, जो भी वॉट एवर इज द केस आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों, टेबल 10 और 11 की बात मैंने आपसे बताई थी। अब ये क्या कहता है, पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस फॉर फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। अब यूजुअली ये आईटीसी के रिस्पेक्ट में ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हमें आईटीसी का सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है सीजीएसटी एक्ट का, कि भाई मैक्सिमम आप आईटीसी कब तक ले सकते हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, उसकी रिटर्न, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न अगर फॉलोइंग 30 नवंबर जो है उस तक अगर आपने ले लिया आईटीसी तो आप क्लेम कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं ले सकते हो।
यानी करंट सिनेरियो में मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई भी आईटीसी आपको क्लेम करना था, जो आप क्लेम करना रह गया था आपके एंड से, तो वो आप क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम डेडलाइन दे दी, डेट दे दी 30 नवंबर 2024 तक, इसके बियॉन्ड आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ऐसी ट्रांजैक्शन 23-24 की जो अब आपने अप्रैल 24 से लेके 30 नवंबर 2024 तक अगर आपने करी है, तो उन सभी का डेटा इधर टेबल 10, 11, 12, 13 में आएगा। अब क्योंकि अभी हम सप्लाईज की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ सप्लाईज और टैक्सेस डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो मैनुअली, और सिमिलरली यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके बाद अभी 12-13 अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों पहली चीज तो ये जो सेल्स की अभी हमने बात करी है ना, आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी आई होगी कि भाई अगर मेरे को करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने 23-24 का कोई भी हमने सेल सप्लाईज अमेंड करी है, कुछ भी किया है, तो वो मुझे टेबल 10-11 में दिखाना है। जो 23-24 का रेलेवेंट डेटा है वो मुझे टेबल 4-5 में दिखाना है। कुछ भी टैक्स पे करने में कम ज्यादा है या मेरा कुछ और टैक्स पेएबल बनता है, वो मुझे टेबल 9 में दिखाना है। अब उसके बाद जो डिफरेंशियल टैक्स पे करना होगा, तो वो आपका यहाँ पे टेबल 14 में भी आ जाएगा। अब दूसरी एक और बात क्या आ जाती है दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, देखिए अभी जितना हमने डेटा देखा कि मैम अब हमें ना रिकंसिलिएशंस बनाने में ना बहुत इश्यू होता है, क्योंकि अब सेल्स की अगर हम बात करें तो हमें 1 को 3B से मैच कराना है और अल्टीमेटली 3B को बुक से मैच कराना है। जब 1 3B से मैच होगा और 3B बुक से मैच होगी, तो हम कैसे और किस तरह से आगे प्रोसीड करें। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों एक हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाता है, ये एक्सप्रेस जीएसटी का। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी रिकंसिलिएशंस हैं, आप बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे, आपको देखो रिकंसिलिएशन का ऑप्शन पहले ही दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फेस ऑफ इट पे ही आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका 2A 2B का क्या डेटा है, आपका इंपोर्ट का क्या है। यहाँ पे सिमिलरली आपका बुक्स और R1 का भी आप इजीली आप देख सकते हो, यानी सेल्स की मैचिंग समरी भी आप देख सकते हो। अब इसी से ही आप जीएसटीआर 9 भी बहुत इजीली फाइल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 9 लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने जूम इन कर लिया थोड़ा सा। तो जीएसटीआर 9 में आप देखिए ड्यू लिखा हुआ आ रहा है। अब फर्स्ट स्नैपशॉट जो भी आपका कंपैरिजन है 1 का 3B का बुक्स का, आप यहाँ इजीली देख सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो मेरे को इजीली उसका और डिटेल में पता चल जाएगा जो मेरा जीएसटीआर 1 3B में डेटा गया हुआ है। तो देखो कंपैरिजन वाइज और अच्छे से कि भाई जो टेबल 3B में गया है, टेबल 1 में गया है, बुक्स में है, कैसे डिफरेंसेस है, क्या नहीं है, जीरो रेटेड के हो चाहे टैक्सेबल के हो, किसी भी तरह से। गोइंग फर्दर अब आप सेल्स का पूरा कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है अभी तक, टेबल 4 5 हमारे साथ में 9 10 11 जो टेबल्स हैं, उन सब का भी यहाँ पे डेटा ऑटोफिल किस में हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय जीएसटीएन, यानी जीएसटीएन की फिगर्स आ गई हैं। अब कल को अगर आपने इन्हीं फिगर्स के साथ प्रोसीड किया, वेल एंड गुड। अगर आप कोई बुक्स की फिगर इसमें डालते हो या मैनुअली आप डालते हो, तो यहाँ पे ना वो आप फिगर एडिट बहुत इजीली कर पाओगे। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इधर मैंने डाल दिए 5,20,000, तो वो मैनुअल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यानी गोइंग फॉरवर्ड कभी भी आपको बाद में अगर जीएसटीआर 9 देखनी है कि भाई वो फिगर कहाँ से आई, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि वो जीएसटी पोर्टल की नहीं है, वो आपने मैनुअली एंटर कर रखी है। इसमें आपको फर्दर आगे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, डिटेल ऑफ वही टेबल 5 आ गया, टेबल 4 आ गया कंप्लीट आपके पास। सिमिलरली अब आईटीसी के रिस्पेक्ट में आ जाता है। अब आईटीसी में अभी सारा मैनुअल है। अब जैसे ही मैं इसको रिस्टोर डेटा करूंगी पोर्टल पे से, तो बहुत इजीली जो जो भी मेरा डेटा है पोर्टल का वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल जो अपना टेबल है वो आ गया। अब यहाँ पे देखिए बाय जीएसटीएन और जो मैनुअल डेटाज होंगे वो ये आ जाएंगे। और बाइफरकेशन जैसे ही मैं इसको बुक से लिंक करूंगी, मेरी बाइफरकेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपका सर्विसेज का है, गुड्स का है, कैपिटल गुड्स का, वो बाइफरकेशन हो जाएगा। सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड आप टैक्स पेड का आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। यहाँ पे रिस्टोर डेटा में देखिए आप इजीली आपके पास यहाँ पे सारे फिगर्स आ गई हैं, डेटा से पोर्टल पे से आ गई हैं। आपके सेम टेबल 10 11 12 13 में भी जो जो फिगर्स आनी है वो ऑटो कैलकुलेट होके आ जाती हैं। और इस तरह से लास्ट में जब आप जाते हैं रिव्यू में, तो आपको कंप्लीट दिख जाएगा कि कहाँ से कौन से फिगर आ रही है। उस पे आप आराम से, जो आपको और डिटेल में जाना है तो आप टैब्स में जाके देख सकते हो। कोई भी आपको रिकंसिलिएशन बनानी है, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की हो, जिसमें आपको घंटे लग जाते हैं या हम अपने नॉर्मल जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से उनसे नहीं कर पाते, इजीली आप यहाँ पे जैसे ही सिर्फ आप डेटा को रिस्टोर करेंगे, यानी अपने टैली बिजी से इसको कनेक्ट कर देंगे, अपने पोर्टल से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इनवॉइस वाइज समरी या वेंडर वाइज समरी बहुत इजीली आपकी जनरेट हो जाएगी और जो डिफरेंसेस आपको रिकंसाइल कराना है आप वो कर सकते हैं।
नाउ गोइंग बैक वंस अगेन टू द जीएसटी पोर्टल, अब हम आईटीसी वाले सेगमेंट पे आ जाते हैं। आईटीसी में टेबल 6, 7, 8, उसके बाद हमारा आ जाता है टेबल 12 एंड 13। टेबल 6 क्या कहता है? डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आप एंटर करते हो ना मैनुअली, अगर वो 20% से ज्यादा वेरिएशन में आ जाता है ना, तो वो बॉक्स आपका रेड मार्क हो जाएगा, लेकिन अगर वो उससे कम है तो वो आपका रेड मार्क नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे अब टेबल 6 में क्या आया? टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड थ्रू फॉर्म 3B। सम टोटल क्या है? टेबल 4A जो आपका है उससे आ गया है आपके पास। 3B में जो आपका 4A होता है उससे यहाँ पे सारा का सारा बाय डिफॉल्ट ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब इनवर्ड सप्लाईज लायबल other than the imports or the inward supply is liable to reverse charge but includes the services received from SEZ। यानी जितने भी सप्लाईज आपको मिले हैं उन सब का बाइफर्केशन आपको यहां देना है, लेकिन इसमें आप क्या नहीं लेने वाले हो? आप इंपोर्ट्स नहीं लेने वाले हो, या जो आरसीएम के इनवर्ड सप्लाईज है उनको नहीं लेने वाले हो, या एसईजेड वाले। अब अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा डेटा। अब यहाँ पे इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज, जो भी आपने सप्लाईज रिसीव करी है उन रजिस्टर्ड पर्सन से जो आपके आरसीएम के अंडर आने थे, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स आप इधर दे दोगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का डिटेल आप यहाँ दे दोगे, आईएसडी का कुछ भी है, इस तरह से आप सारी डिटेल इधर आप देने वाले हो। यानी कंप्लीट बाइफर्केशन आपको देनी है, किस तरह से प्रॉपर इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज, इन सभी में आपको बाइफर्केशन देनी है। बाइफर्केशन के लिए इजीली आप सॉफ्टवेयर को रेफर कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट क्या आ जाता है? टेबल नंबर 7। अब टेबल नंबर 7 में क्या कहता है? टेबल 7 में आपका रिवर्सल है। आप चाहो तो कंप्लीट ऑल टुगेदर जो रिवर्सल है आप टेबल H1 में डाल के आप कर सकते हो, अगर आपको बाइफर्केशन नहीं करना। दैट इज रूल 37 हो गया, 39 हो गया, 42 हो गया, 43, यानी जैसे कॉमन इनपुट आपने अवेल किए हैं, चाहे वो इनपुट्स के रिस्पेक्ट में हो या कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में। कैपिटल गुड्स का होगा तो आपका 43 में आ जाएगा, इनपुट सर्विसेज का होगा 42 में आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए मैं एज अ प्रोफेशनल कोई कार परचेज करती हूँ, तो सेक्शन कार परचेज करने पे जो मेरा जीएसटी लगा होगा वो मेरे लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। इनएलिजिबल आईटी से मुझे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में दिखाना है, बट स्टिल अगर अभी भी मैं बाइफर्केशन नहीं करना चाहती तो मैं ओवरऑल जितना भी मेरा रिवर्सल था वो मैं यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करा सकती हूँ। मूविंग फर्दर दोस्तों, अब देखिए टेबल नंबर 8। सबसे बड़ा चेंज इसमें क्या आया है कि 8A की जो फिगर्स हैं, पहले ये 2A से आती थी, अब ये 2B से आएंगे, तो डिफरेंसेस के चांसेस कम है, क्योंकि 2A क्या था? एक वो डायनामिक स्टेटमेंट था, अब ये क्या है? एक ये स्टैटिक स्टेटमेंट है। सबसे बेस्ट पार्ट, मूविंग फर्दर, अब इसके अंदर ना दोस्तों एक ये कॉलम है जो बहुत ध्यान से देखने वाला है कि आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज other than the import and inward supplies liable to reverse charge but includes the services received from SEZ received during the financial year but availed in the next financial year up to the specified period। मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी अगर आपने अप्रैल 24 से लेकर नवंबर 24 तक 30 नवंबर 24 तक आपने अवेल कर लिया है, तो उसकी फिगर आप पहले तो यहां डालोगे, फिर आपको फर्दर जो मैंने आपको बताया था टेबल नंबर 12 और 13 जो है वहां पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली वहां पे भी दिखानी होगी। ठीक है, तो 8 के अंदर टेबल सी की जो फिगर्स है वो वहां पे भी टेबल्स में आपको रिफ्लेक्ट करनी होगी, क्योंकि वो करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने पुराने का कोई भी एडजस्टमेंट किया वहां पे आपको दिखानी होती है। अब आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, मे बी आपको अवेलेबल था पर आपने अवेल ही नहीं किया उसको, कोई अवेलेबल था बट इनएलिजिबल था, जैसे मैंने कार का आईटीसी बताया, वो आप चाहो तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, बट नो नीड एज सच, आप उसको छोड़ भी सकते हो। फिर आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द सप्लाईज फ्रॉम एसईजेड, वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से आपका कंप्लीट टेबल 6 आप भर सकते हो। ध्यान में क्या देना है, जो भी आपके ट्रांजैक्शन 23-24 की है सिर्फ वही हो आप यहाँ पे डालने वाले हो और कोई नहीं डालोगे। करंट ईयर में आपने पुराने ईयर का कुछ भी इंपैक्ट लिया है तो बस उस केस में यहाँ 8C में डालोगे और अकॉर्डिंगली टेबल 12-13 में भी आपका इंपैक्ट आ जाएगा। अब 12-13 में कैसे आएगा ये देखिए, टेबल 12 या 13 में देखिए, 12 में क्या है? रिवर्सल अगर आपने किया है, रिवर्सल ऑफ द आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी 23-24 का कोई भी आपने आईटीसी क्लेम किया था वो आपने इस दौरान यानी अप्रैल से लेकर नवंबर तक आपने अगर रिवर्स किया है तो आप यहाँ पे डिटेल डालोगे। लेकिन अगर आपने आईटीसी अवेल किया है पिछले साल का 23-24 का कोई भी आईटीसी अगर आपने अवेल किया है तो वो आपने अगर अप्रैल से लेकर नवंबर तक अवेल कर लिया 24 में, तो वो आप यहाँ पे भी डालोगे और टेबल 8C में भी डालोगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है खास।
अब इस तरह से दोस्तों हमारी सारी टेबल्स डिस्कस हो जाती हैं और अल्टीमेटली लास्ट जैसे होता है जब हम इसमें अपनी कंप्यूट करेंगे लायबिलिटीज, कोई भी अगर हमारा इंटरेस्ट, लेट फीस, पेबल वगैरह आता है तो वो हमें ध्यान रखना है। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अगर आपको कोई भी अमाउंट पे करना है इन रिस्पेक्ट टू द जीएसटीआर 9, तो वो आप क्रेडिट लेजर के थ्रू नहीं पे कर सकते, उसके लिए आपको कैश लेजर ही यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कोई अगर आपको लगता है लायबिलिटी मेरी पेमेंट के लिए बनती है, चाहे वो आईटीसी रिवर्सल के रेस्पेक्ट में हो या सप्लाईज के रेस्पेक्ट में हो, तो वो दोनों ही केसेस में मुझे सिंपल सिंपल कैश से ही पे करना है, मुझे क्रेडिट यूज नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, ड्राफ्ट देके अल्टीमेटली आप प्रोसीड टू फाइल करेंगे। जैसे आप रिटर्न्स भरते हैं वैसे ही आप रिटर्न्स इसमें भरने वाले हैं। अब जो सॉफ्टवेयर की बात मैंने करी थी दोस्तों, उसी सॉफ्टवेयर में अगर आप पहले तो फ्री ट्रायल देख सकते हो, उसके बाद अगर आपको परचेज करना हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 25% ऑफ भी मिल जाएगा और ऑफ लेने के बाद आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो जितने भी कंसर्न्स थे 9 को लेके वो रिजॉल्व हुए होंगे 9 को लेके। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है, कंसर्न है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली बताइएगा, अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।